आज हम आपको नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ेंगे, यानी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है, किन किन स्रोतों से भारत को आय प्राप्त होती है। जैसे आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स, इसके जनदाता एडम स्मिथ है, तो उन्होंने एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये डेफिनेशन दी है कि जिन स्रोतों से आय प्राप्त होती है एक देश को, वो अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। तो भारत में किन किन सेक्टर से लोगों को या देश को आय प्राप्त होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी स्टेज। दूसरा द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी स्टेज। तीसरा है तृतीय क्षेत्र। ये क्या है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं जिनसे भारत की इकोनॉमी को आय प्राप्त होती है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिनका उपयोग करने में बहुत सारे मनुष्य लगे हुए होते हैं। भारत की लगभग ग्रामीण जनसंख्या 70% के आसपास प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। अब इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कृषि करना, दूसरा पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पालना, या दूध उत्पादन। यानी कि ऐसे सेक्टर्स जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए देश को आय प्राप्त करते हैं, उनको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है हमारा द्वितीय क्षेत्र, यानी कि जिन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए विनिर्माण उद्योग इनमें शामिल होते हैं, जिन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए देश को आय प्राप्त होती है, उसको कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। अब इनमें विनिर्माण उद्योग, कपड़ा बनाना, फैक्ट्री स्थापित करना, चीनी व गुड़ उद्योग, डबल रोटी बनाना। यानी कि जिन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए द्वितीय क्षेत्र अपनी उत्पादन करते हैं, उनको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। इसमें क्या होता है, इन दोनों के उत्पादन में लगे उत्पादक, तृतीय क्षेत्र के उत्पादक प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं देते हैं, और भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान भी इन्हीं का होता है। तो इनमें जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, धोबी। यानी कि जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं को अपनी सेवाएं देते हैं, उनको तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। और मैंने आपको बताया भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान इसी क्षेत्र का होता है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं जीडीपी और जीएनपी। मैंने आपको बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू
उत्पाद। बात कर रहे थे सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक वर्ष में तीनों स्रोतों से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों स्रोतों से मिलाकर जो आय प्राप्त होती है एक देश को, उसको जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में रखा जाता है। वो होती है देश की जीडीपी यानी कि एक वर्ष में तीनों स्रोतों से मिलाकर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों स्रोतों से मिलाकर जो व्यक्ति को इनकम प्राप्त होती है या एक देश को प्राप्त होती है उसको जीडीपी की श्रेणी में रखा जाता है। और एक होती है जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एक वर्ष में तीनों स्रोतों से मिलाकर तो होती है जीडीपी। इसमें क्या होता है, इसमें जो देश में उत्पादित होती है वस्तु और सेवाएं उन्हीं का और जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जो विदेशों से भी प्राप्त जो आय होती है वो शामिल होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। विदेशों से प्राप्त आय भी इसमें शामिल होती है। और भारत में जो कमाते हैं विदेशी, भारत में जो आकर लेकर जाते हैं कमाकर, उनमें से उनको काटकर और देश में से जो नागरिक होते हैं वो विदेशों से जो आय प्राप्त करके लाते हैं उसको इस श्रेणी में शामिल रखा जाता है। वो होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की। निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स की, निजी क्षेत्र की, यानी कि ऐसी संस्था जो एक व्यक्ति या कोई प्राइवेट संस्था के अंतर्गत चलती है उसको निजी क्षेत्र में शामिल किया जाता है, उनको निजी क्षेत्र में शामिल रखा जाता है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर्स, इनका काम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त करना, मुनाफा कमाना या अपनी इनकम पर ध्यान देना। प्राइवेट सेक्टर में जो इनका काम होता है वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने का होता है। अगला हम बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र जो संस्थाएं सरकार के अंडर में चलती हैं, यानी कि सरकार के अंतर्गत चलती हैं और इनका ज्यादा से ज्यादा उद्देश्य लोगों की भलाई करने का या लोगों की प्रति व्यक्ति आय सुधारने का या लोगों के रहन सहन में वृद्धि करने का होता है। वो आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, जो सभी के लिए होते हैं, जो सरकार के अंतर्गत चलती है। तो इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई करने का होता है। सार्वजनिक और निजी, भारत जब आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निजी और सार्वजनिक इन दोनों क्षेत्रों के अलावा इन दोनों का मिला जुला रूप अपनाया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित क्षेत्र। तो जब भारत आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं का मिला जुला रूप अपनाया था, मिश्रित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी दोनों का मिला जुला हुआ रूप अपनाया था, ताकि देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था ज्यादा से ज्यादा और जल्दी मजबूत हो सके। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत में बेरोजगारी की। बेरोजगारी, सभी को बेरोजगारी का मीन्स पता होगा, यानी कि एक ऐसी सिचुएशंस जिसमें जो नागरिक होते हैं वो काम तो चाहते हैं लेकिन उनको चाहने के बावजूद भी काम मिलता नहीं है। ऐसी दशा को हम बेरोजगारी कहते हैं। एक होती है खुली बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, एक होता है अदृश्य या छुपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य या छुपी बेरोजगारी। अदृश्य
या छुपी हुई बेरोजगारी। तो मैंने आपको बताया था बेरोजगारी मतलब एक लोगों की ऐसी दशा जिसमें लोग काम तो चाहते हैं लेकिन उनको चाहने के बावजूद भी काम नहीं मिलता। खुली बेरोजगारी में लोग चाहते हैं कि उनको काम मिले लेकिन चाहने के बावजूद भी उनको काम नहीं मिलता। इसको खुली बेरोजगारी कहते हैं। अदृश्य या छुपी हुई बेरोजगारी ये ग्रामीण भी होती है और शहरी बेरोजगारी भी। ग्रामीण एवं शहरी दोनों प्रकार की बेरोजगारी होती है। अदृश्य या छुपी हुई बेरोजगारी ग्रामीण और शहरी दोनों बेरोजगारी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें काम करने की दशा में लोग लगे हुए होते हैं लेकिन अगर एक्चुअल में वहाँ से कुछ लोगों को निकाल लिया जाए तो उसके उत्पादन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम भारत में ग्रामीण समुदाय में गाँव में खेती को लेते हैं, कृषि करने को लेते हैं। वहाँ पे एक फैमिली के जो 8 सदस्य होते हैं या 10 सदस्य होते हैं वो उस काम में लगे हुए होते हैं। अगर उनमें से आधे सदस्यों को निकाल लिया जाए तो उनके उत्पादन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि एक फैमिली में 10 सदस्य हैं, अगर उनमें से 5 की संख्या अगर निकाल ली जाए तो उत्पादन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इनकम उतनी ही होती है। तो ये क्या होती है, ग्रामीण क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी होती है। अब हम बात करते हैं शहरी बेरोजगारी की। शहरी बेरोजगारी के एग्जाम्पल में हम लेते हैं जैसे एक शहर में दुकान पर एक शॉप पर 5 सदस्य काम करते हैं। अगर उनमें से 2 सदस्यों को निकाल लिया जाए, परिवार के 5 सदस्य काम करते हैं, अगर उनमें से 2 सदस्यों को निकाल लिया जाए तो भी उनके उत्पादन पर या उनकी शॉप पर जो उत्पादन होगा या उनकी जो इनकम होगी उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको शहरी बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र, इसमें क्या होता है, संगठित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जो सरकार के अंतर्गत काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र जो सरकार के अंतर्गत काम नहीं करते हैं। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र, इसमें क्या होता है, संगठित क्षेत्र में काम करने की आय घंटे या निश्चित अवधि फिक्स होती है। एक जो एज लिमिटेशंस होती है वो भी फिक्स होती है संगठित क्षेत्र के अंतर्गत। ये सरकार के अंतर्गत काम करती है तो इसमें रोजगार और आय लोगों की या जो उत्पादक होता है जो अपनी सेवाएं देता है उसकी फिक्स होती है। संगठित क्षेत्र में जो लोगों का रोजगार होता है या काम करने की जो अवधि होती है वो एक फिक्स होती है। असंगठित क्षेत्र की हम बात करते हैं। असंगठित क्षेत्र में जो लोगों का रोजगार होता है, काम के जो घंटे होते हैं वो फिक्स नहीं होते। उसमें क्या है, उसमें लोगों के शोषण की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है और जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो उद्यमी होते हैं वो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करते हैं और उनसे बेकार यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम भी लेते हैं, तो वो आते हैं असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नरेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा। यानी कि सन 2005 में उस समय की यूपीए सरकार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि काम के अधिकार के संबंध में, काम का अधिकार, इसके संबंध में एक अधिनियम लागू किया था ताकि नागरिकों को
तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत उस समय की सरकार ने लोगों को 100 दिन का रोजगार देने की अवधि फिक्स रखी थी। ये लगभग देश भर के 625 जिलों में लागू हुआ था। और इसके अलावा सरकार ने ये भी आह्वान किया कि अगर सरकार अगर 100 दिन तक लोगों को रोजगार नहीं देती है तो जो भी रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं उनको 100 दिन के रोजगार के बराबर उनको बेरोजगारी भत्ता देगी। ये था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत, जो भारत के संपूर्ण देश में लागू हुआ था। अब इसके अलावा हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाएं और आर्थिकेतर क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं और आर्थिकेतर क्रियाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक एक्टिविटीज, यानी कि जिस काम को करने में व्यक्ति को आय प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है, उसको आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और जिसको काम करने में व्यक्ति को आय प्राप्त नहीं होती उसको आर्थिकेतर एक्टिविटीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्थिक क्रियाएं, इसमें लोगों को पैसा प्राप्त होता है। आर्थिकेतर क्रियाएं, इनमें लोगों को पैसा प्राप्त नहीं होता। जैसे घर पे जो महिलाएं होती हैं उनको काम करने के बदले, घर का काम करने के बदले उनको कोई भी पैसे नहीं मिलते हैं। या एक घर पे टीचर होता है, एक अध्यापक होता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उसको इसके बदले में भी कोई भी पैसे नहीं मिलते। ये होती है आर्थिक क्रियाएं और आर्थिकेतर क्रियाएं। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके अलावा हम बात करते हैं 1991 के बाद के भारत की। 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भारत ने उपाय किए। उन्होंने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया था। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, इनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया था भारत ने 1991 के बाद। वैश्वीकरण संपूर्ण विश्व का एक होना, संपूर्ण विश्व का जुड़ाव होना, अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ना, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं व्यापार के माध्यम से आपस में जुड़ना, इसको वैश्वीकरण के माध्यम से भारत ने अपनाया था 1991 में। उदारीकरण, यानी कि जितने भी देश हैं लगभग अधिकतर देशों से भारत के व्यापार को बढ़ावा लेना, यानी कि भारत के लगभग सभी देशों से व्यापारिक संबंधों को सुधारना और उनसे भारत में व्यापार करने की ज़्यादा से ज़्यादा अनुमति देना, इसको भारत ने उदारीकरण के तहत 1991 में अपनाया था। इसके अलावा भारत की जो सरकार होती है, जो भी सरकार आती है, वो भी अर्थव्यवस्था को सुधारने में ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान देती है ताकि भारत के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। अगर हम भारत के राज्यों की बात करें, पंजाब राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है और बिहार राज्य की इनकम यानी कि लोगों की इनकम सबसे कम है। तो भारत की सरकार ये प्रावधान करती है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा सुधरे। अगर वर्तमान में हम बात करें तो चीन देश है, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने ये माना है कि अगर चीन की अर्थव्यवस्था इसी तरीके से अगर रफ्तार करती है, बढ़ती है, तो आने वाले 2045 में सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़कर नंबर 1 अर्थव्यवस्था विश्व में बन जाएगी। तो इस टॉपिक में हम आपको इतना ही करवाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको नई वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।